हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक नए ड्रामे के साथ आई हूँ और ड्रामे के स्टार्टिंग में हमें एक सीन दिखाया जाता है जो कि फैशन शो का होता है। फैशन शो स्टार्ट होने से पहले सभी लोग अपना काम कर रहे होते हैं और इस फैशन शो का हेड यहाँ पर 3 लड़कियों से मिलता है जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। यहाँ पर ये हेड इन तीनों को बताता है कि उनका काम क्या है। उनका काम लोगों को वेलकम करने का है और इन तीनों को अपना अपना काम समझाता है। इस शो का हेड यहाँ पर एक और लड़की को देखता है जो कि इन तीनों के साथ आई थी, लेकिन ये इन तीनों की तरह खूबसूरत नहीं थी बल्कि अगली थी। इसको देखकर ये हेड यहाँ पर मुंह बनाने लगता है और इसे इग्नोर करते हुए इन तीनों के पास जाकर इनको काम समझाने लगता है। मगर ये लड़की आगे आती है और इस शो के हेड से पूछने लगती है कि उसका काम क्या होगा। इस लड़की का नाम नानी है। नानी का सवाल सुनकर इस शो का हेड यहाँ पर नानी से कहता है कि तुम्हारे लिए अभी कुछ ज्यादा काम नहीं है, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ। नानी को ये सुनकर बहुत ही बुरा लगता है और समझ पाती है कि वो ये सब कुछ इसलिए कर रहा है क्योंकि वो अगली है। इसी वक्त यहाँ पर एक और आदमी आता है और इस शो के हेड से कहता है कि बैक स्टेज में कुछ वर्कर्स काम करने वाले थे लेकिन उन्होंने आने से मना कर दिया। ये सुनकर इस शो का हेड गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है कि अगर वो काम नहीं हुआ तो उसे नौकरी से निकाला जाएगा। इसी वक्त वो नानी को देखता है जो कि अभी भी वहीं पर थी और नानी के पास जाता है और नानी से कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है जो कि तुम्हारे लिए परफेक्ट है। ये बात सुनकर नानी खुश हो जाती है, लेकिन अगले ही पल वो नानी को ऐसा काम देता है जो कि मजदूर किया करते हैं और एक लड़की तो बिल्कुल भी ये काम नहीं करती, लेकिन फिर भी ये उसे फोर्स करता है कि वो ये काम करे। नानी इसको बताती है कि वो तो यहाँ पर उन तीनों खूबसूरत लड़कियों की तरह गेस्ट को वेलकम करने के काम के लिए आई थी, लेकिन उसने तो उसे ऐसे काम में लगा दिया है। तो वो हेड भी उसे बताता है कि मैं भी तो एक्टर बनने आया था, लेकिन देखो मैं अब क्या काम कर रहा हूँ। ये दुनिया ऐसी ही है, हमें वो काम नहीं मिलता जो कि हम चाहते हैं। और कहता है कि तुम्हारे पास बस 15 मिनट है, जल्दी से ये काम खत्म करो। और यहाँ दूसरी तरफ हम इस ड्रामे के मेन लीड को देखते हैं जिसका नाम सीगुन है। सीगुन यहाँ पर एक खूबसूरत लड़की के साथ होता है और उसे आदत है कि वो सिर्फ खूबसूरत लड़की को ही डेट करता है। यहाँ पर एक लड़की एक पॉपुलर गर्ल ग्रुप की मेंबर थी और ये सीगुन को पसंद भी किया करती थी। तो ये पूछती है कि अगर मैं इतनी खूबसूरत हूँ तो फिर भी तुम मुझे डेट क्यों नहीं करते। तो सीगुन उसे बताता है कि हाँ तुम खूबसूरत हो, लेकिन उतनी भी खूबसूरत नहीं हो जैसा कि मुझे चाहिए था, इसलिए मैं तुम्हें डेट नहीं कर सकता क्योंकि मैं सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की को ही पसंद करता हूँ। सीगुन की ये बात सुनकर इस लड़की को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो सीगुन को थप्पड़ मारती है, मगर फिर भी सीगुन स्माइल करते हुए वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर सीगुन बाहर आता है जहाँ पर अपने फ्रेंड के साथ होता है। उसका फ्रेंड सीगुन से कहता है कि क्या तुम्हें पता भी है कि वो लड़की कौन थी। वो लड़की बहुत ही फेमस ग्रुप की मेंबर थी और तुमने उसे भी मना कर दिया। तो सीगुन उसे बताता है कि वो लड़की बाकी लड़कियों की तरह ही थी, बस मेकअप करके खूबसूरत बनी थी। यहाँ पर सीगुन वही फैशन शो में आता है जहाँ पर नानी काम कर रही थी। कहने लगता है कि मैं बस चाहता हूँ कि मैं सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की को डेट करूँ और उम्मीद है कि मुझे वो खूबसूरत लड़की इस फैशन शो में मिल जाएगी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सीगुन एक फैशन डिजाइनर भी है और यहाँ पर वो फैशन शो देखने के लिए आया है क्योंकि उसकी ड्रेस डिस्प्ले होने वाली थी। फैशन शो स्टार्ट हो जाता है और सभी लड़कियां यहाँ पर रैंप वॉक करने लगती है और इसी बीच सीगुन अपनी ड्रेस को भी देखता है जिसको एक लड़की ने पहन रखा था। सीगुन को ये लड़की थोड़ी पसंद आती है, इसलिए वो अपने फ्रेंड से कहता है कि तुम मेरे लिए एक सीट बचा कर रखना, मैं उस लड़की से मिलकर आता हूँ। ये कहकर वो बैक स्टेज में जाता है जहाँ पर वो लड़की से मिल सकता है। और यहाँ दूसरी तरफ हम नानी को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा थक गई थी उसका काम करके। नानी यहाँ से अपने फ्रेंड्स को भी देखती है जो कि वहाँ पर उसके साथ आई हुई थी, लेकिन उसके फ्रेंड्स को वहाँ पर स्टेज के सामने काम दिया गया और उसे बैक स्टेज पर। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा मायूस होती है जस्ट बिकॉज कि वो अगली है। सभी लोग उसे मिसट्रीट करते हैं, मगर नानी बहुत ही स्ट्रांग थी और वो इस बात को इग्नोर करती है। यहाँ पर नानी उस फ्रेंड को भी देखती है जो कि सीगुन के साथ आया हुआ था। दरअसल नानी को सीगुन के ऊपर क्रश था और सीगुन से मिलने के लिए ही यहाँ पर आई हुई थी। नानी यहाँ सीगुन को नहीं देख पाती, इसलिए वो वहाँ से उठकर जाने वाली होती है, लेकिन अचानक से देखती है कि वहाँ पर एक दीवार नीचे गिरने वाली होती है। ये देखकर वो शॉक हो जाती है और जल्दी से जाकर उसे सपोर्ट देती है अपने बैग का ताकि वो वॉल नीचे ना गिरे, लेकिन वो वॉल बहुत ही ज्यादा हैवी था। इसी वक्त वहाँ पर सीगुन भी आता है और उसकी हेल्प करने लगता है। सीगुन को याद नहीं है कि नानी कौन है, लेकिन नानी सीगुन को पहचान जाती है। नानी सीगुन से बात करने की कोशिश करती है, मगर सीगुन को याद ही नहीं थी। नानी सीगुन को याद दिलाने की कोशिश करती है कि वो लोग ड्राइंग क्लास में मिले थे, मगर सीगुन को कुछ भी याद नहीं आता। सीगुन नानी से कहता है कि अब बस 5 मिनट ही बाकी है, ये फैशन शो खत्म हो जाएगा, इसके बाद ये दीवार गिर गई तो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन नानी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था उस दीवार को पकड़े रखना, इसलिए सीगुन उसकी हेल्प करने के लिए इसके आगे आता है। नानी सीगुन की तरफ नहीं देख पा रही थी तो सीगुन उसे कहता है कि मेरी तरफ देखो, अगर तुम गर्दन झुकाओगी तो तुम्हारी गर्दन में प्रॉब्लम हो सकती है। नानी बड़ी मुश्किल से सीगुन की तरफ देखती है क्योंकि सीगुन उसका क्रश है। नानी नर्वस फील करने लगती है। सीगुन नानी को हिम्मत देता है कि वो दोनों साथ में मिलकर ये काम कर सकते हैं और वैसे भी खूबसूरत लड़कियों को देखकर उसे हिम्मत आती है और उसे एनर्जी आती है। ये बात सुनकर नानी खुश हो जाती है कि कोई तो है कि उसे खूबसूरत बुला रहा है। सीगुन देखता है कि फैशन शो अब बस 10 सेकंड में ही
खत्म होने वाला है, इसलिए वो नानी से कहता है कि वो लेफ्ट की तरफ कूदेंगे। इसी तरह फैशन शो भी खत्म हो जाता है और उसके खत्म होते ही वो दीवार नीचे भी गिर जाती है। नानी सीगुन के ऊपर गिर जाती है और सभी लोग ये देखकर शॉक हो जाते हैं। नानी को चोट भी आती है और उसके हाथ में से खून भी बहने लगता है। नानी सीगुन को थैंक यू कहती है कि उसकी वजह से वो ये कर पाई थी, लेकिन सीगुन नानी को पकड़ता है और उससे कहता है कि थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए, तुमने उस लड़की को बचा लिया, वो खूबसूरत लड़की जिसके साथ मैं बात करना चाहता था। अगर दीवार गिर जाती तो मर जाती, और ऐसी खूबसूरत लड़कियां टाइम से पहले मर जाए ये तो अच्छी बात नहीं है ना। ये कहकर वो खूबसूरत लड़की के पास जाता है जिसने उसकी ड्रेस पहन रखी थी। सीगुन की ये बात सुनकर नानी समझ जाती है कि जिस खूबसूरत लड़की की बात सीगुन कर रहा था वो नहीं है, बल्कि वो तो किसी और लड़की के बारे में बात कर रहा था। ये सारी बातें सोचकर नानी को रोना आता है और उसकी आंखों में से आंसू आने लगते हैं। नानी अपने आंसू पोंछती है, खुद को समझाने लगती है कि अगर मेरे जैसी अगली लड़की रोएगी भी तब भी कोई मुझे नहीं देखेगा। नानी यहाँ सीगुन को देखती है जो कि वो खूबसूरत लड़की के साथ बात कर रहा था, और यहाँ से अगले सीन में हम नानी को देखते हैं जो कि देखती है कि उसके आसपास तो बहुत ज्यादा खूबसूरत लड़कियां हैं, लेकिन बस वही है जो कि बदसूरत है। ये देखकर उसे और भी ज्यादा बुरा लगने लगता है। यहाँ तक कि उसके फ्रेंड्स में भी सभी लोग खूबसूरत है और कोई भी ऐसा लड़का नहीं है जो कि उसे पसंद करता है। लेकिन फिर भी नानी ने अपनी जिंदगी से समझौता कर लिया था। वो कहने लगती है कि दुनिया में ऐसा क्यों है कि सभी लोग सिर्फ खूबसूरत लड़कियों को ही पसंद करते हैं, कोई ऐसा क्यों नहीं है कि मुझ जैसे बदसूरत लड़की को भी पसंद करे। यहाँ से हमें 6 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि नानी अपनी ड्राइंग क्लास में आती है, मगर देखती है कि उसकी सीट में तो कोई और बैठा हुआ है जो कि पर्पल जैकेट पहना हुआ है। नानी उस लड़के के पास जाती है और उस लड़के को बताती है कि वो जिस सीट पर बैठा हुआ है वो सीट तो उसकी है, मगर वो लड़का कुछ भी नहीं कहता, बस नानी को थोड़ी जगह देता है उसके साथ बैठने के लिए। नानी कुछ समझ नहीं पाती, मगर वो लड़का अचानक से नानी का हाथ पकड़ लेता है, उसे जबरदस्ती अपने साथ बिठा देता है। पहली बात था जब नानी ने उस लड़के का चेहरा देखा था, ये लड़का और कोई नहीं बल्कि सीगुन ही है। सीगुन को देखते ही नानी उसे पसंद करने लगी थी। नानी सीगुन से पूछती है कि तुम कौन हो, यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैंने तो पहले तुम्हें कभी ये क्लास में नहीं देखा। सीगुन इसका कोई जवाब नहीं देता, बल्कि नानी से पूछता है कि क्या मुझ में से अल्कोहल की स्मेल आ रही है। नानी उसे पूछती है कि क्या तुम सुबह सुबह शराब पी कर आए हो, तो सीगुन उसे बताता है कि हाँ मैंने शराब पी है क्योंकि मैं नर्वस फील कर रहा था। इसी के साथ क्लास शुरू हो जाती है और सीगुन अचानक से ठहरता है और नानी की तरफ देखता है और उससे कहता है कि मेरी अच्छी तस्वीर बनाना। ये कहकर अपने कपड़े निकालता है और सामने जाकर बैठ जाता है। दरअसल सीगुन इस क्लास का मॉडल था और इन सभी को इसकी ड्राइंग बनानी थी। नानी सीगुन की एक अच्छी सी ड्राइंग बनाती है जो कि सीगुन भी देख लेता है और उसे भी पसंद आती है। यहीं पर नानी का फ्लैशबैक भी खत्म होता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि नानी के पास अभी भी सीगुन की और ड्राइंग थी, लेकिन अब वो उस ड्राइंग को फाड़ना चाहती थी क्योंकि सीगुन को भी खूबसूरत लड़कियां ही पसंद थी। नानी बहुत ज्यादा ट्राई करती है कि वो उस तस्वीर को फाड़े, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाती। गुस्से में वो अपनी माँ के पास आती है और अपनी माँ के ऊपर चिल्लाने लगती है कि ये सब उसकी माँ की गलती है, कि उसकी माँ की वजह से वो भी ऐसे अगली पैदा हुई है क्योंकि उसकी माँ भी अगली है। यहाँ पर हम नानी के पेरेंट्स को देखते हैं जो कि सच में उसकी माँ अगली थी, लेकिन उसके फादर बहुत ज्यादा हैंडसम थे और उसके फादर हमेशा उसकी माँ को प्रीति कहकर बुलाते थे। नानी के फादर की नजर में नानी की माँ इस दुनिया की सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की थी। नानी यहाँ अपनी माँ के ऊपर चिल्ला रही होती है कि उन्होंने उसे ऐसा पैदा क्यों किया। जहाँ पर वो जिस लड़के से प्यार करती है वो लड़का भी उसे पसंद नहीं करता। यहाँ पर नानी अपनी माँ की माँ को यानी अपनी नानी को और परनानी को सभी को बुरा भला कहने लगती है कि उन सभी की वजह से ही उसको ऐसा चेहरा मिला है। नानी यहाँ गुस्से में अपने दिल का हाल अपनी माँ को बताती है कि किस तरह वो एक लड़के को पसंद करती है, लेकिन वो लड़का उसे पसंद नहीं करता क्योंकि वो अगली है। यहाँ पर नानी की माँ कुछ भी नहीं कहती, बस नानी से कहती है कि आज घर जल्दी आना। ये कहकर वो अपने हस्बैंड के साथ यानी नानी के फादर के साथ वहाँ से जाने लगती है, लेकिन फिर रुक जाती है और नानी की तरफ देखती है और कहने लगती है कि शायद अब समय आ गया है कि तुम्हें वो चीज दूं जिसकी तुम हकदार हो। यहाँ पर हम नानी की माँ के हाथ में एक अंगूठी भी देखते हैं। यहाँ से सीन कट होता है। अगले सीन में हम नानी को देखते हैं जो कि एक कन्वीनियंस स्टोर पर आई थी वहाँ के मैनेजर से बात करने के लिए जॉब के बारे में, मगर वो मैनेजर मुँह बनाता है क्योंकि नानी उतनी खूबसूरत नहीं थी और उसके कन्वीनियंस स्टोर में खूबसूरत लड़कियों की जरूरत थी ताकि उसकी सेल्स आगे बढ़ पाए। इसलिए वो मैनेजर नानी को कुछ खास जवाब नहीं देता। नानी उसे फोर्स करती है और वो मैनेजर वहाँ से चला जाता है। इसी वक्त हम एक और लड़के को देखते हैं। दरअसल ये लड़का नानी का बेस्ट फ्रेंड है जिसका नाम ब्याउंते है। ते यहाँ नानी को समझाता है कि इस कन्वीनियंस स्टोर में सिर्फ खूबसूरत लड़कियों को ही लिया जाता है, इसलिए वो ज्यादा उम्मीद ना रखे। नानी को ये बात बुरी लगती है और वो कन्वीनियंस स्टोर के अंदर चली जाती है जहाँ पर ते उसे बताता है कि क्यों ना हम हमारे किंडरगार्टन वाली रीयूनियन पैलेस में करें, क्योंकि कल रात मीजू ने उसे मैसेज किया था और उसने कहा है कि वो पैलेस में रह रही है, इसलिए उसने उन सभी को वहाँ पर बुलाया है अपने साथ रहने के लिए। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ते, नानी और मीजू नाम की एक लड़की, ये तीनों भी चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं और एक ही साथ पढ़ा
करते थे। नानी यहाँ ते को बताती है कि मेरे पास पार्ट टाइम जॉब भी नहीं है, तो मेरे पास पैसे नहीं है पैलेस जाने के लिए। और ते से पूछती है कि मीजू तुम्हें हमेशा सेपरेटली मैसेज क्यों करती है और ग्रुप में मैसेज क्यों नहीं करती। तो ते उसे बताता है कि मुझे पता नहीं है कि वो मुझे अकेले में मैसेज क्यों करती है। ते यहाँ नानी को सताता भी है और उसकी बहुत ज्यादा केयर भी करता है क्योंकि वो उसका बेस्ट फ्रेंड भी है। ये दोनों आपस में बहुत ज्यादा मस्ती भी करते हैं। यहाँ से सीन कट होता है और अगले सीन में हम सीगुन को देखते हैं जो कि अपने क्लास में होता है और अपनी ड्रेस बना रहा होता है। सीगुन का फ्रेंड यहाँ पर सीगुन से पूछता है कि कल रात क्या हुआ, तुम तो उस मॉडल को लेकर घर चले गए थे ना, क्या तुम दोनों के बीच बात आगे बढ़ी। तो सीगुन उसे बताता है कि हाँ मैं इस मॉडल को लेकर घर चला गया था, लेकिन हम दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसे कि तुम सोच रहे हो। सीगुन का फ्रेंड यहाँ सीगुन से इसका कारण पूछता है तो सीगुन बताता है कि वो मॉडल भी उतनी खूबसूरत नहीं थी, मुझे दूर से वो खूबसूरत लगी लेकिन जब मैं पास गया तो वो उतनी भी खूबसूरत नहीं थी, इसलिए मैं सिर्फ उसे घर छोड़कर वापस आ गया। ये बात सुनकर सीगुन का फ्रेंड शॉक हो जाता है क्योंकि वो मॉडल सच में बहुत खूबसूरत थी, लेकिन फिर भी सीगुन को पसंद नहीं आई। तो वो सीगुन के पास आता है और सीगुन से पूछने लगता है कि मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ ना, इसलिए मुझे खुल के बताओ क्या तुम्हें मर्दों वाली कोई प्रॉब्लम है। तो सीगुन उसे बताता है कि हाँ उसे एक प्रॉब्लम है। ये बात सुनकर उसका फ्रेंड शॉक हो जाता है और सीगुन से कहने लगता है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा, मेरे पास एक अच्छा डॉक्टर है और वहाँ पर जाने से तुम्हारा इलाज भी हो जाएगा। सीगुन उसे बताता है कि उसे वहाँ प्रॉब्लम नहीं है बल्कि उसकी आंखों में प्रॉब्लम है। उसे लड़की खूबसूरत तो लगती है पहली नजर में, लेकिन फिर जब वो लड़की उसे प्यार करने लगती है तो वो तंग आ जाता है उस लड़की से, उसे वो लड़की बदसूरत लगने लगती है। ये बात सुनकर सीगुन का फ्रेंड सीगुन से पूछता है कि तो ऐसी कोई लड़की है जो कि अभी तक तुम्हारे प्यार में नहीं पड़ी और तुम्हें उसे देखकर ऐसा लगा हो कि वो सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की है। ये बात सुनकर सीगुन उसे बताता है कि हाँ एक ऐसी लड़की है जिससे मैं नामसान में मिला था 6 महीने पहले, वो लड़की मेरी ड्रीम गर्ल भी है। यहाँ पर हम उस लड़की को थोड़ा सा देख पाते हैं लेकिन क्लियरली हमें दिखाया नहीं जाता। सीगुन अपने फ्रेंड से कहता है कि उसे वो लड़की बहुत ही ज्यादा पसंद आई थी और आज तक भी वो लड़की उसके दिमाग में ही है, और कहता है कि अगर वो लड़की फैशन शो में मेरी मॉडल बन जाएगी तो मैं फैशन शो जरूर जीत जाऊंगा। और ये भी कहता है कि अगर वो लड़की एक बार मेरे सामने आ जाए तो मैं उस लड़की को कभी भी मुझसे दूर जाने नहीं दूंगा। यहाँ पर सीगुन उस लड़की को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस था। और नेक्स्ट सीन में हम नानी को देखते हैं जो कि घर आ चुकी थी लेकिन अचानक से अपनी माँ को अपने सामने पाती है, जिससे वो थोड़ी सी चौंक जाती है। उसकी माँ उसका हाथ पकड़ती है और उसे अपने रूम की तरफ ले चलती है जबरदस्ती। नानी अपने माँ से पूछने लगती है कि आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो, तो उसकी माँ उसे बताती है कि समय आ गया है कि मैं तुम्हें वो चीज दूं जिसकी तुम हकदार हो और जो पीढ़ी दर पीढ़ी पास डाउन हो रहा है। तो नानी अपनी माँ से कहती है कि मुझे आपसे और कुछ भी नहीं चाहिए, पहले ही आप मुझे इतना बसरत चेहरा दे चुकी है। तो उसकी माँ से कहती है कि इस चीज से तुम्हारे लिए बहुत ही फायदा होगा जिंदगी में। ये कहकर वो एक अंगूठी निकालती है और कहने लगती है कि जिस लड़के को तुम पसंद करती है उसे ये रिंग देना और उसे कहना कि ओ रिंग ये तुम्हें पहना है, इससे उस लड़के को तुम में अपनी ड्रीम गर्ल दिखेगी और तुम्हें अपने ड्रीम गर्ल समझेगा। ये सुनकर नानी अचानक से उठती है और वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसे भरोसा नहीं था अपनी माँ के ऊपर। लेकिन फिर वो थोड़ी देर के बाद वापस भी आ जाती है और अपनी माँ के पास बैठती है और कहने लगती है कि एक बार ट्राई करने में कोई हार्ज नहीं है, और कहती है कि वो इस रिंग को ट्राई करना चाहती है। नानी की माँ नानी को इस रिंग का प्रूफ भी दिखाती है। इसके लिए वो फैमिली एल्बम बाहर निकालती है और नानी को दिखाती है कि किस तरह उनके खानदान में जो भी लड़की थी वो बदसूरत थी, लेकिन उनके जो पति थे वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम थे क्योंकि उन सभी ने इस रिंग को पहन रखा था। नानी भी ये देख पाती है कि किस तरह उसके जो ग्रैंड मदर्स थे वो सभी लोग बदसूरत थे, लेकिन उसके जो ग्रैंड पा थे वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम थे। ये चीज वो हर फोटो में नोटिस करती है। तो नानी की माँ नानी को बताती है कि हाँ उन्होंने भी ये रिंग पहन रखा था, इसीलिए तो नानी के फादर हमेशा नानी की माँ को हमेशा खूबसूरत कहते हैं। नानी की माँ यहाँ नानी को बताती है कि उसे ये रिंग हमेशा पहनी रखनी होगी ताकि उस लड़के के सामने जब भी हो जाए तो लड़का उसे अपनी ड्रीम गर्ल समझे। उन सारे फोटोज को देखकर नानी को अपनी माँ के बातों के ऊपर यकीन आ रहा था। यहाँ पर नानी की माँ नानी को कहती है कि तुम्हारे फादर सुबह 7 बजे जाते हैं, तब तुम ये रिंग ले सकती हो, लेकिन तुम्हें मुझे ये रिंग वापस लाकर देनी होगी तुम्हारे डैड के आने से पहले, वरना तुम्हारे डैड को हमारे सीक्रेट के बारे में पता चल जाएगा। नानी यहाँ अपनी माँ से पूछती है कि क्या होगा अगर उसने रिंग नहीं पहनी होगी और सीगुन ने उसे बिना रिंग के देखा हो तो उसकी माँ उसे बताती है कि तो सीगुन तुम्हें तुम्हारे रियल फॉर्म में देखेगा। नानी यहाँ पर ये रिंग अपनी माँ से ले लेती है और यहाँ से सीन कर होता है। अगले सीन में हम नानी को देखते हैं जो कि सीगुन की क्लास के बाहर ठहरी हुई थी और सीगुन का वेट कर रही थी। नानी यहाँ पर सोच रही होती है कि किस तरह वो सीगुन को कन्विंस करेगी कि वो उसे ये रिंग पहनाए। इसी वक्त वहाँ पर सीगुन वहाँ से गुजर रहा होता है। नानी सीगुन को रोकती है। सीगुन नानी को पहले तो नहीं पहचानता मगर फिर पहचान जाता
है और कहने लगता है कि क्या तुम यहाँ मुझसे मिलने के लिए आई हो, क्योंकि मैं प्रीटी श्योर हूँ कि एक बार मिलना ही काफी था, मैं तुमसे और बात करना नहीं चाहता। ये कहकर सीगुन वहाँ से जाने वाला होता है, मगर नानी उसे फिर से रोकती है और कहने लगती है कि क्या तुम मुझे ट्रीट दे सकते हो। ये बात सुनकर सीगुन उसे कहता है कि मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ जो कि मामूली से लड़की को ट्रीट पर लेकर जाऊंगा। ये बात सुनकर नानी सीगुन से कहती है कि मैं अकेले नहीं हूँ, बल्कि मेरे साथ एक और लड़की आने वाली है जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो तुम उस खूबसूरत लड़की से मिल पाओगे। यहाँ पर खूबसूरत लड़की का नाम सुनकर सीगुन मान जाता है और यहाँ से हम सीगुन और नानी को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहाँ पर लोग सिर्फ सीगुन को ही देखे जा रहे थे, क्योंकि सीगुन ने उस पॉपुलर लड़की को रिजेक्ट कर दिया जो कि एक पॉपुलर गर्ल ग्रुप से बिलोंग करती थी, और इस बात की खबर पूरे सोशल मीडिया में फैल गई थी। सीगुन इस बात से फ्रस्ट्रेटेड होता है कि यहाँ पर तो सिर्फ वो दो ही है और पूछने लगता है कि वो खूबसूरत लड़की कब आएगी। नानी यहाँ पर झूठ मूठ का मैसेज करती है और सीगुन को बताती है कि वो लड़की यहाँ पर 10 मिनट में आ रही है। सीगुन उसे कहता है कि अगर 10 मिनट में वो लड़की नहीं आई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, क्योंकि लोग हमें ही देखे जा रहे हैं, क्योंकि मैं इतना परफेक्ट जो हूँ। लोगों को हैरानी हो रही है कि मुझ जैसा परफेक्ट आदमी तुम्हारे साथ क्यों बैठा हुआ है। नानी को यह बात थोड़ी सी बुरी लगती है, लेकिन फिर भी उस बात को इग्नोर करती है और सीगुन से कहती है कि जब तक वो लड़की नहीं आ जाती क्यों ना मैं तुम्हारे लिए एक ड्रिंक बनाऊं। इस ड्रिंक का नाम है टी बैग सोजू। ये कहकर वो एक टी बैग निकालती है और एक बोतल में डालती है और उसे सीगुन को पीने के लिए देती है। सीगुन श्योर नहीं होता, लेकिन जब वो पीता है तो उसे ये ड्रिंक बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। यहाँ पर ये दोनों बात करने लगते हैं और सीगुन यहाँ नानी से पूछता है कि कल तुम्हें चोट आई थी ना, क्या मैनेजमेंट ने तुम्हें कुछ पैसे दिए उस चोट को ठीक करने के लिए। नानी सीगुन को बताती है कि उसे कोई भी पैसा नहीं मिला, क्योंकि मैनेजमेंट ने कहा कि उसे उसके एजेंसी से पैसा मिल जाएगा, लेकिन उसके एजेंसी भी इसके लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं थी, इसीलिए उसे अपनी चोट का खर्चा खुद ही उठाना पड़ा। ये बात सुनकर सीगुन को बुरा लगता है और नानी से कहता है कि तुम ऐसा काम करने ही क्यों गई थी जिसमें तुम्हें एक्सपीरियंस नहीं है। तो नानी उसे बताती है कि वो तो वहाँ पर लोगों को वेलकम करने के लिए गई थी, लेकिन वहाँ के मैनेजर ने उसे बदसूरत होने के नाते ये काम दे दिया, और कहती है कि वैसे उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसकी लाइफ हमेशा से ऐसी ही थी बैक स्टेज में। नानी यहाँ सीगुन की तरफ देखती है और कहती है कि दुनिया में दो किस्म के लोग होते हैं, एक तुम्हारे जैसे जो कि हमेशा फ्रंट स्टेज में रहते हैं और एक मेरे जैसे जो हमेशा बैक स्टेज में रहते हैं। लोग हमेशा हमें यूज करते हैं ताकि वो हमेशा फ्रंट स्टेज में ही रहे, क्योंकि वो खूबसूरत जो होते हैं और मैं बदसूरत। सीगुन यहाँ नानी की सारी बातें सुन रहा होता है। नानी यहाँ सीगुन से कहती है कि तुम्हें पता है कि ये मैं टी बैग सोजू क्यों बनाती हूँ, क्योंकि ये मेरा अकेला दोस्त है जो मेरा उस टाइम पर साथ देता है जब मेरे ग्रुप की सारी लड़कियों के पास बॉयफ्रेंड होते हैं और मैं अकेली पड़ जाती हूँ। और कहती है कि वो लड़कियां हमेशा मुझे अपने साथ लेकर जाती है ताकि उन लड़कों के सामने मैं बदसूरत लगूं और वो खूबसूरत लगे। इसी वजह से आज तक उसका कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं बन पाया है और हमेशा वो अकेले ही रहा करती है। नानी की ये सारी बातें सुनकर सीगुन को बुरा लगता है और वो नानी से कहता है कि इतनी ऑनेस्ट मत रहो, क्योंकि तुम्हें कंफर्ट करना मेरे लिए ऑकवर्ड होगा। तो नानी सीगुन को बताती है कि वो ये सब कुछ सबके सामने नहीं कहती। आज वो यहाँ पर ये सब कुछ कह रही है वो इसलिए क्योंकि आज रात से वो गायब होने वाली है, वो बदसूरत नानी गायब होने वाली है। ये बात सुनकर सीगुन कंफ्यूज होता है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि सीगुन थोड़ा सा ड्रंक भी होता है। सीगुन यहाँ नानी की बात सुनकर नानी से पूछता है कि क्या तुम कोई मैजिक करने वाली हो। तो नानी उसे बताती है कि हाँ मैं एक मैजिक करने वाली हूँ। ये कहकर वो रिंग सीगुन को देती है और कहती है कि ये रिंग मुझे पहनाओ, उसके बाद तुम एक मैजिक देख पाओगे। सीगुन जो कि ड्रंक था वो ये रिंग ले लेता है और नानी को पहना देता है। ऐसे करते ही नानी के अंदर कुछ चेंजेस आने लगते हैं और वो लेविटेट होने लगती है। टाइम अचानक से रुक जाता है और यहाँ पर नानी चेंज होने लगती है। सीगुन जो कि ड्रंक था वो देख पाता है कि उसके सामने तो उसकी ड्रीम गर्ल बैठी हुई है, लेकिन वो क्लियरली देख नहीं पाता और वहीं पर बेहोश हो जाता है। यहाँ से सीन कट होता है और अगले सीन में हम सीगुन को उसके स्कूल में देखते हैं, जहाँ पर वो कल रात की बातें याद कर रहा होता है। सीगुन सोच रहा होता है कि कल रात जिस लड़की को उसने देखा था क्या वो उसका सपना था। और यहाँ दूसरी तरफ हम नानी को देखते हैं जो कि मिरर में अपना चेहरा देख रही होती है और सोच रही होती है कि सीगुन को किस लड़की की तरह दिखी होगी। इसी वक्त यहाँ नानी की माँ आती है, नानी को समझाती है कि उसे अपने आप पर कॉन्फिडेंट होना चाहिए और इस रिंग पर भरोसा करना चाहिए, ये रिंग जरूर काम करेगी। फिर भी नानी को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस लड़की की तरह दिख रही होगी सीगुन की नजर में, और उसे जल्द से जल्द सीगुन से मिलना चाहिए, तभी उसकी स्टोरी आगे बढ़ेगी। नानी हिम्मत करते हुए स्कूल को आती है और यहाँ पर अपने आप को कॉन्फिडेंट रखने की कोशिश करती है और अपने आप को एक खूबसूरत लड़की की तरह इमेजिन करती है। इसी के साथ वो क्लास में भी आती है जहाँ पर सीगुन था जो कि एक मॉडल के तौर पर वहाँ पर बैठा हुआ था। जैसे ही यहाँ पर नानी अंदर आती है तो सीगुन की नजर में नानी अपने ड्रीम गर्ल की तरह दिख रही थी जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। सीगुन यहाँ पर अपने ड्रीम गर्ल को देख कर हैरान हो जाता है और सीगुन सिर्फ नानी को ही देखे जा रहा था जो नानी
को बहुत ज्यादा पसंद आता है। और क्लास के बाद नानी यहाँ सीगुन का वेट कर रही होती है क्लास के बाहर। सीगुन यहाँ क्लास के बाहर आता है और नानी को देखता है, मगर वो नानी से कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से जाने वाला होता है। नानी ये देखकर हैरान होती है और अपनी रिंग को भी देखती है और सोचने लगती है कि क्या ये काम नहीं कर रही है। फिर अचानक से सीगुन रुकता है और नानी के पास आता है और उससे उसका नाम पूछने लगता है। नानी जो कि शौक में थी अभी भी कि सीगुन उससे बात कर रहा है और कुछ कह नहीं पाती, और सीगुन का ऐसा लगता है कि नानी उससे बात करना नहीं चाहती। सीगुन को यहाँ नानी का नाम पता चल जाता है उसकी बैग पे लगे स्टिकर से। सीगुन को लगता है कि उसके ड्रीम गर्ल का नाम नानी है, और नानी जो कि शौक में थी अभी भी और कुछ कह नहीं पाती। सीगुन वहाँ से चुपचाप चला जाता है और नानी अभी भी शौक में ही थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि सीगुन सच में उस लड़की से मिला था नामसन टावर पर, और तभी से ये वो लड़की सीगुन की ड्रीम गर्ल बन गई थी। यहाँ पर सीगुन अपने फ्रेंड को बताता है कि उसे वो लड़की मिल गई है जो कि उसकी ड्रीम गर्ल है, तो उसका फ्रेंड भी उसके लिए खुश हो जाता है। मगर सीगुन अपने फ्रेंड को बताता है कि उस लड़की उसे पहचानती नहीं है। ये बात सुनकर सीगुन का फ्रेंड भी शॉक हो जाता है, क्योंकि सीगुन तो इतना हैंडसम है, कोई भी लड़की उसे याद रखेगी, लेकिन इस लड़की को तो सीगुन याद ही नहीं है। इस बात से सीगुन खुद भी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है और तय करता है कि ओ जरूर इस लड़की को अपनी मॉडल बनाएगा फैशन शो में। और यहाँ दूसरी तरफ हम नानी को देखते हैं जो कि घर आ चुकी थी। नानी की माँ जल्दी से नानी के पास आती है और उसे पूछने लगती है कि उस लड़के ने क्या कहा जिसे वो पसंद करती है, क्या वो लड़के ने उसका प्यार का इजहार किया उससे। तो नानी उसे बताती है कि उस लड़के ने तो कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ उसका नाम पूछा और वहीं पर उसकी बात खत्म हो गई। नानी की माँ कहती है कि ये तो अच्छी शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या, और लड़का जरूर तुम्हारे पास अपने प्यार का इजहार करेगा। नानी को अभी भी थोड़ा सा यकीन नहीं आ रहा था। इसी वक्त नानी के फादर की आवाज आती है। नानी जल्दी से अपनी रिंग निकाल कर अपनी माँ को दे देती है ताकि उसके माँ का सीक्रेट किसी के सामने न आए। इसी वक्त उसके डैड भी अंदर आ जाते हैं और उनका सीक्रेट सीक्रेट ही रहता है। यहाँ से सीन कट होता है और अगले सीन में हम नानी को देखते हैं जो कि स्कूल के नोटिस बोर्ड पर फैशन शो के कॉम्पिटिशन के बारे में पढ़ रही होती है। इसमें लिखा हुआ था कि कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले को 3 ड्रेसेस बनानी होंगी और जीतने पर इन्हें पेरिस जाने का मौका मिलेगा। नानी इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के बारे में सोच ही रही होती है। इसी वक्त उसका बेस्ट फ्रेंड आता है, यानी कि ते वहाँ पर आता है। ते यहाँ नानी से कहता है कि आज तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। ये सुनकर नानी को अच्छा लगता है और पूछने लगती है कि वो कितनी ज्यादा खूबसूरत लग रही है, मगर ते तो यहाँ बस उसका मजाक उड़ा रहा था, यानी कि उसे सता रहा था, जिस पर नानी को गुस्सा आता है और उसे मारने लगती है, उसे धमकाने लगती है कि आइंदा से वो उसके साथ ऐसा मजाक ना करे। ते नानी को बताता है कि मीजू की फेसबुक अकाउंट पर कुछ गड़बड़ चल रही है। मीजू का नाम सुनकर नानी को और ज्यादा गुस्सा आता है और ते से कहती है कि तुम हमेशा मीजू की फिक्र करते हो, हालांकि तुम हम दोनों की भी बेस्ट फ्रेंड हो, लेकिन तुम मेरी फिक्र नहीं करते। यहाँ पर हम इन दोनों की छोटी मोटी नोकझोंक देखते हैं जो कि दो बेस्ट फ्रेंड आपस में कर रहे होते हैं, लेकिन इन दोनों को नहीं पता कि सीगुन इन दोनों को ऊपर से देख रहा होता है। सीगुन को नानी में अभी भी अपनी ड्रीम गर्ल दिखाई देती है, क्योंकि नानी ने अभी भी वो अंगूठी पहन रखा था। सीगुन थोड़ा सा जेलस फील कर रहा होता है। इसी वक्त वहाँ पर एक दूसरी लड़की आती है और सीगुन से बात करने लगती है, क्योंकि सीगुन ने उसे थोड़ी देर पहले बुलाया था। सीगुन उसे पूछने लगता है कि तुम तो नानी के क्लास में पढ़ती हो ना, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि नानी किस किस्म की लड़की है, यानी कि उसके लाइक्स और डिसलाइक क्या है। तो ये लड़की थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है कि सीगुन जैसा हैंडसम लड़का नानी के बारे में क्यों पूछ रहा है, क्योंकि नानी तो बदसूरत है और कोई भी लड़का उसे दोस्ती नहीं करना चाहेगा, तो सीगुन जैसा हैंडसम लड़का नानी के बारे में क्यों पूछ रहा है। मगर फिर भी इस चीज को इग्नोर करते हुए नानी के बारे में थोड़ा बहुत कुछ सीगुन को बता देती है। सीगुन को पता चलता है कि नानी के साथ जो लड़का है उसका चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड है। ये बात सुनकर सीगुन को थोड़ा अच्छा लगता है और हिम्मत आती है कि वो नानी को अप्रोच करेगा, इसीलिए वो अपना फोन उस लड़की को दे देता है और कहता है कि इसमें नानी का नंबर ऐड करो। और यहाँ दूसरी तरफ हम नानी को देखते हैं जो कि स्कूल में अंदर आती है और देखती है कि उसके सामने से तो सीगुन आ रहा है, तो नर्वस फील करने लगती है और सोचने लगती है कि क्या सीगुन आप उससे बात करेगा। यहाँ पर हम सीगुन को भी देखते हैं जो कि नानी को देख चुका था और वो भी सोचने लगता है कि वो कैसे बात करेगा नानी से, क्या फिर से नानी उसे पहचानने से मना करेगी। ये बात सीगुन के दिमाग में चल ही रही होती है कि, और दूसरी तरफ हम नानी को देखते हैं जो कि सोच रही होती है कि वो पहले बात करे या सीगुन उससे पहले बात करेगा। ये दोनों आपस में खुद से लड़ रहे होते हैं और इसी बीच में वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर पाते। स्कूल के खत्म होने के बाद नानी यहाँ बस स्टॉप पर होती है और बस का वेट कर रही होती है, जहाँ पर वो अपनी रिंग को देखती है और सोचने लगती है कि क्या ये रिंग काम भी करती है, क्योंकि अभी तक सीगुन ने उससे कुछ भी बात नहीं की। नानी यहाँ आपस में खुद से बात ही कर रही होती है कि इसी वक्त उसे उसके माँ का मैसेज आता है जो कि कह रही थी कि जल्दी से घर आ जाओ क्योंकि तुम्हारे डैड आने वाले हैं। नानी यहाँ दोबारा अपनी माँ को मैसेज करती है और उन्हें बताती है कि वो अभी बस का इंतजार कर रही है और थोड़ी देर में घर पहुंच जाएगी। इसी वक्त नानी को एक अननोन नंबर से कॉल आता है। नानी ये कॉल उठाती है और हम देख पाते हैं कि दूसरी तरफ सीगुन होता है। सीगुन यहाँ नानी से बात करता है, मगर नानी यहाँ सीगुन को नहीं पहचानती पहले। तो सीगुन कहता है कि तुमने तो मेरा चेहरा नहीं पहचाना, क्या तुम आप मेरी आवाज भी नहीं पहचानोगी। ये बात सुनकर नानी समझ जाती है कि वो सीगुन है और उसका नाम भी लेती है। सीगुन यहाँ नानी से मिलने की बात करता है, मगर नानी देखती है कि उसकी बस आ चुकी है, तो कहती है कि वो अभी नहीं मिल सकती। सीगुन इसका कारण
सागन पूछता है तो नानी उसे बताती है कि उसकी बस आ चुकी है तो उसे मिलने नहीं आ पाएगी। सीगुन उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो तो सिर्फ उसे 5 मिनट मिलना चाहता है, मगर नानी को पता है कि अगर वो घर टाइम पर नहीं पहुंची तो गड़बड़ हो जाएगी। बस का ड्राइवर भी नानी से पूछता है कि क्या वो अंदर आना चाहती है। नानी झट से मान जाती है और बस पर चढ़ जाती है और कॉल कट कर देती है। ये बात देखकर सीगुन को गुस्सा आती है कि नानी ने उसे रिजेक्ट किया बस एक बस के लिए। नानी अपने घर पहुंच जाती है और जल्दी से वो रिंग अपनी माँ को देती है। उसकी माँ ये रिंग पहन लेती है और इसी वक्त उसके डैड भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं। नानी बहुत ज्यादा थकी हुई थी और अपने डैड पर भड़क जाती है और कहने लगती है कि आप अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड क्यों नहीं करते जो कि बाकी मत क्या करते हैं अपने ऑफिस के बाद। नानी के फादर यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं और यहाँ दूसरी तरफ मैम ते को देखते हैं जो कि अपने क्लास में होता है। इसी वक्त उसके डेस्क पर एक चीट आकर नीचे गिर जाती है। इसमें लिखा हुआ था कि मैं तुम्हें कॉफी पे बुलाना चाहता हूँ। ये देखकर ये कंफ्यूज होता है। उसे लगता है कि किसी लड़की ने उसे भेजा होगा, लेकिन वो जब बाहर कॉफी पीने के लिए आता है तब उसे पता चलता है कि ये तो सीगुन है। सीगुन को देखकर ते कहने लगता है कि मुझे पता नहीं था कि कभी मुझे एक लड़का भी बाहर मिलने के लिए बुलाएगा, और पूछता है कि क्या तुम लड़कों को पसंद करते हो। ये बात सुनकर सीगुन ते को बताता है कि अगर मैं लड़की होता तब भी मैं लड़की को ही पसंद करता, क्योंकि मैं लड़कियों को बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ और मेरा तुम्हें यहाँ बुलाने का मकसद तो कुछ और है। मैं बस कंफर्म करना चाहता हूँ कि तुम और नानी डेट नहीं कर रहे हो। ये बात सुनकर ते शॉक हो जाता है और कहने लगता है कि आखिर तुम नानी से चाहते क्या हो, और सोचने लगता है कि भला सीगुन जैसा हैंडसम लड़का नानी को क्यों पसंद करेगा। मगर सीगुन यहाँ कन्फेस करता है कि वो नानी को पसंद करता है और उसे डेट करना चाहता है। ते को अभी भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, मगर फिर भी वो सीगुन से कहता है कि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड से दूर रहे। उसे लगता है कि सीगुन यहाँ गलत लड़का है और वो नानी का फायदा उठाना चाहता है, इसीलिए वो सीगुन को धमकाता है। मगर सीगुन उसे बदले में ये कहता है कि मुझे पता है कि तुम भी नानी को पसंद करते हो, इसीलिए तो तुम नानी को लेकर इतने पॉजिटिव हो और मुझे यहाँ पर धमका रहे हो कि मैं उससे दूर रहूं। सीगुन की ये सारी बातें सुनकर ते और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और सोचने लगता है कि ये क्या हो रहा है। सीगुन यहाँ ते से कहता है कि वो अब नानी से दूर है क्योंकि आपसे नानी उसकी है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और यहाँ बेचारा ते तो अभी भी कंफ्यूज था। और यहाँ दूसरी तरफ हम नानी को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड्स के साथ जा रही होती है, मगर रास्ते में वो सीगुन को देखती है जो कि उसका वेट कर रहा होता है। उसके सहेलियों को लगता है कि सीगुन उन दोनों में से किसी का इंतजार कर रहा है। मगर यहाँ सीगुन नानी को बुलाता है और नानी से कहता है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। नानी जल्दी से मान जाती है इसके लिए और अगले पल हम नानी और सीगुन को साथ में देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। सीगुन या नानी से पूछता है कि क्या तुम इस तरह से ड्रेसअप करके रहती हो ताकि लड़के तुम्हारे पीछे ना आए। नानी यहाँ नोटिस करती है कि उसका ड्रेसिंग स्टाइल तो बहुत ही खराब है। सीगुन यहाँ नानी को एक ड्रेस पहनाना चाहता था, इसलिए वो नानी को जबरदस्ती एक शोरूम में लेकर आता है जहाँ पर वो नानी को एक ड्रेस पहनने के लिए कहता है जिसमें नानी जरा भी कंफर्टेबल नहीं होती। नानी यहाँ खुद को देखती है और कहने लगती है कि ये तो सिर्फ खूबसूरत लड़कियों के लिए ही बना हुआ है, मेरे जैसे लड़की के लिए नहीं। नानी यहाँ बाहर आने के लिए हिचकिचाती है और सीगुन से पूछती है कि वो कैसी लग रही है, तो सीगुन उसे बताता है कि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही है। कोई अंधा ही होगा जो कि तुम्हारे जैसे खूबसूरत लड़की को खूबसूरत नहीं कहेगा। नानी को पता है कि ये सब कुछ तो रिंग की वजह से ही हो रहा है, लेकिन वो बड़ी हिम्मत करके बाहर आती है जहाँ पर सीगुन उसे अपने ड्रीम गर्ल के तौर पर देखता है। सीगुन को यहाँ नानी में अपनी ड्रीम गर्ल नजर आती है जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। सीगुन यहाँ नानी से कहता है कि तुम यही ड्रेस पहनी रहना, पेमेंट मैं कर दूंगा। ये कहकर वो नानी को लेकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर रोड पर सभी नानी को देख रहे थे क्योंकि वो एक कार्टून लग रही थी। उस पर ये ड्रेस बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा था, मगर वो सीगुन से कुछ कह भी नहीं पा रही थी। इसी वक्त नानी यहाँ पर अपने फ्रेंड को देखती है जो कि सामने से आ रही थी। नानी की फ्रेंड नानी को देख लेती है और वहाँ से ही हंसने लगती है नानी के ऊपर। नानी अपनी फ्रेंड को इशारा करती है वहाँ से जाने के लिए, मगर वो उसकी फ्रेंड नहीं मानती और जबरदस्ती नानी से बात करने लगती है। नानी की फ्रेंड यहाँ नानी के पास आती है और उसे कहने लगती है कि तुम तो एक बड़े बनाना की तरह दिख रही हो। नानी भी उसे हंसते हुए उसकी बात को टालने की कोशिश करती है और वहाँ से सीगुन को ले जाने लगती है। सीगुन को कुछ समझ नहीं आता और नानी के साथ वहाँ से चला जाता है। और दूसरे सीन में हम इन दोनों को रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ पर सीगुन पहले भी आया था नानी के साथ, यानी कि वो पुरानी वाली नानी के साथ। अभी तो उसे नानी में अपनी ड्रीम गर्ल दिखाई देती है। यहाँ पर सीगुन वो पुरानी वाली नानी के बारे में इस नई वाली नानी से पूछने लगता है, यानी कि अपनी ड्रीम गर्ल से पूछने लगता है क्या तुम उस लड़की को जानती हो जो कि तुम्हारी क्लास में ही पढ़ा करती है, लेकिन जब से तुम आई हो वो लड़की कभी नहीं आई क्लास में। नानी को समझ नहीं आता कि वो सीगुन से क्या कहे, इसलिए वो सीगुन से झूठ कहती है कि वो लड़की ने तो स्कूल छोड़ दिया है, इसी वजह से नानी को यानी कि उसको यहाँ पर आने का मौका मिला है, यानी कि वो ड्राइंग क्लास में बैठने का मौका मिला है। सीगुन को थोड़ा सा शक होता है मगर फिर भी उस बात को इग्नोर करता है और ये नई वाली नानी से उस पुरानी वाली नानी का नाम पूछने लगता है। नानी यहाँ परेशान हो जाती है कि वो सीगुन से आप क्या कहेगी, तो सीगुन से कहती है कि उस लड़की का नाम मीजू है। मीजू वही लड़की है जो कि नानी की बेस्ट फ्रेंड है जो कि अभी पेरिस में पढ़ाई कर रही है। सीगुन को ये लगता है कि वो जो बदसूरत लड़की है उसका नाम मीजू है।
नानी यहाँ सीगुन से कहती है कि तुम उस लड़की के बारे में बात मत करो क्योंकि मुझे वो लड़की पसंद नहीं है। नानी यहाँ सीगुन से कहती है कि क्या फायदा उस लड़की का नाम याद रखने से, वैसे भी वो लड़की तो जा चुकी है। और कहती है कि अच्छा ही हुआ वो चली गई क्योंकि वो इतनी बदसूरत जो है। यहाँ पर नानी अपने आप के बारे में ही बुरा भला कह रही थी जो कि सीगुन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता क्योंकि उसे लगता है कि उसकी ड्रीम गर्ल किसी और लड़की के बारे में बेइज्जती कर रही है। इस बात के लिए सीगुन यहाँ नानी को कन्फ्रंट करता है और कहता है कि तुम्हें ऐसे बात नहीं करना चाहिए किसी और के बारे में। नानी यहाँ सीगुन से कहती है कि मुझे वो पसंद नहीं है, इसीलिए मैं उसके बारे में ऐसा सब कुछ कह रही हूँ क्योंकि वो हमेशा चाहती है कि लोग उसे पसंद करें। उसे रियलिटी एक्सेप्ट करना नहीं आता, उसे समझ नहीं आता कि वो बदसूरत है और कोई भी उसे पसंद नहीं करेगा। ये बात सुनकर सीगुन को बहुत ही बुरा लगता है मीजू यानी नानी के लिए और वो नानी का साइड लेने लगता है नानी के सामने और कहता है कि क्या बुराई है उसमें कि वो चाहती है कि लोग उसे पसंद करें। वो तो बस अपनी जिंदगी जी रही है और इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। यहाँ पर इन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत बहस होने लगती है। नानी को गुस्सा आता है और गुस्से में वो वहाँ से चली जाती है और सोचने लगती है कि उसे ही तो खूबसूरत लड़कियां पसंद थी, अब जब मैं खूबसूरत बनी हूँ तो उसे इसमें भी प्रॉब्लम है। नानी को समझ नहीं आता कि सीगुन आखिर चाहता क्या है। और यहाँ दूसरी तरफ हम सीगुन को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड के साथ होता है और यहाँ पर वो स्केच भी कर रहा होता है। ये एक ड्रेस का डिजाइन होता है जो कि सीगुन ने नानी के लिए बनाया था। सीगुन यहाँ रिग्रेट कर रहा होता है कि कल रात उसे नानी के साथ ऐसे बात करनी नहीं चाहिए थी। इसी वक्त उसे अपने मोबाइल में कुछ दिखता है और वो जल्दी से वहाँ से चला जाता है। और यहाँ दूसरी तरफ हम नानी को देखते हैं जो कि अपनी फैमिली के साथ होती है। उनके फैमिली बिजनेस यानी सोयाबीन वाला बिजनेस को प्रमोट कर रही होती है। यहाँ पर सीगुन भी आता है। नानी यहाँ सीगुन को देख लेती है और जल्दी से अपनी माँ के पास जाती है और अंगूठी लेने की कोशिश करती है। नानी अपनी माँ को बताती है कि वो लड़का यहीं पर आया हुआ है जिसे वो पसंद करती है, मगर नानी की माँ नानी को अंगूठी देने से मना करती है क्योंकि नानी के फादर भी वहीं पर है। अगर नानी की माँ वो अंगूठी नानी को दे देती है तो नानी के फादर नानी की माँ को उनके रियल फॉर्म में देख लेंगे। नानी यहाँ अपनी माँ को बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगती है और फाइनली उसकी माँ मान जाती है अंगूठी देने के लिए। और यहाँ पर सीगुन नानी के फादर के पास आता है और उनसे पूछने लगता है नानी के बारे में। उसके फादर भी शॉक हो जाते हैं कि कोई लड़का नानी के बारे में पूछ रहा है। इसी वक्त सीगुन यहाँ नानी को देखता है यानी कि अपने ड्रीम गर्ल को देखता है आते हुए। उसको देखकर वो वहीं पर खो जाता है और वो सोयाबीन के काम में हाथ बटाने के लिए मान जाता है। यहाँ पर ये सभी लोग मिलकर सोयाबीन का कुछ बना रहे होते हैं। यहाँ पर नानी भी होती है जो कि बाकी लोगों को डायरेक्शन दे रही होती है, मगर सीगुन तो सिर्फ नानी को ही देखे जा रहा था क्योंकि उसे उसमें अपनी ड्रीम गर्ल दिखाई दे रही थी। नानी भी ये चीज नोटिस करती है और सीगुन के पास आती है और पूछती है कि तुम कौन सा शेप बना रहे हो। तो सीगुन से बताता है कि वो हार्ट शेप का सोयाबीन का कुछ बना रहा है। नानी यहाँ सीगुन की हेल्प करती है ये बनाने में क्योंकि सीगुन ठीक से नहीं बना रहा था। इसी बीच इन दोनों के हाथ आपस में टच हो जाते हैं। नानी जल्दी से अपना हाथ पीछे ले लेती है और ये दोनों नर्वस फील कर रहे होते हैं। सीगुन यहाँ नानी से पूछने ही वाला था कि क्या वो उसकी मॉडल बनेगी। इसी वक्त वहाँ पर नानी के फादर आते हैं और नानी से पूछने लगते हैं कि उसकी माँ कहाँ पर है। नानी अपने फादर से कहती है कि वो अभी जाकर उसकी माँ को बुला कर आती है। यही कहकर वो वहाँ से चली जाती है। नानी यहाँ अपनी माँ के पास आती है और उसकी माँ को अंगूठी वापस कर देती है। नानी की माँ जल्दी से अंगूठी पहनकर अपने हस्बैंड के पास यानी नानी के फादर के पास चली जाती है। नानी अपने कपड़े चेंज करती है क्योंकि वो कपड़े जो कि उसने थोड़ी देर पहले पहने हुए थे वो बहुत ही ज्यादा भारी थे। नानी यहाँ पर अपना मोबाइल निकाल कर सोच रही होती है कि वो सीगुन को क्या मैसेज करके कहेगी। नानी ये बात सोच ही रही होती है कि इसी वक्त वहाँ पर सीगुन आता है और नानी को बिना अंगूठी के देख लेता है यानी कि वो नानी का रियल फॉर्म देख लेता है। देखकर नानी भी शॉक हो जाती है। सीगुन यहाँ नानी के पास आता है, उससे पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। सीगुन यहाँ नानी को मीजू कहकर बुलाता है। नानी यहाँ सीगुन से झूठ कहती है कि वो तो यहाँ बस पार्ट टाइम जॉब कर रही है। सीगुन यहाँ नानी से नानी के बारे में पूछता है यानी कि अपने ड्रीम गर्ल वाली नानी के बारे में पूछता है। तो नानी उसे बताती है कि वो तो कुछ सामान लाने के लिए चली गई है। सीगुन इस बात पर यकीन करता है। सीगुन यहाँ पर वॉशरूम यूज करने के लिए आया था। नानी यहाँ सीगुन को वॉशरूम का रास्ता दिखाती है, मगर सीगुन तो यहाँ नानी का रूम देख लेता है और उसके रूम में अचानक से चला जाता है। नानी भी इसके पीछे पीछे उस रूम में आ जाती है। ये नानी का रूम होता है जो कि बहुत ज्यादा मेसी था। सीगुन यहाँ पर एक रेड कलर डायरी भी देखता है और कहता है कि ये तो वही डायरी है। नानी सीगुन की बात नहीं सुनती और उस डायरी को भी नहीं देखती। सीगुन यहाँ नानी के बनाए हुए कुछ ड्राइंग्स देखता है जो कि उसे बहुत ज्यादा पसंद आते हैं क्योंकि ये सारे ड्राइंग्स बहुत ही बढ़िया थे। सीगुन यहाँ नानी से पूछता है कि क्या तुम नानी को जानती हो पहले से। सीगुन यहाँ अपनी ड्रीम गर्ल वाली नानी के बारे में पूछ रहा होता है। तो नानी सीगुन से कहती है कि हाँ उसे वो जानती है, तभी तो उसकी फैमिली के लिए पार्ट टाइम जॉब कर रही है। सीगुन यहाँ नानी
नानी को सजेस्ट करता है कि वो नानी से दूर है। नानी ये बात समझ जाती है कि सीगुन उसे ये क्यों कह रहा है, क्योंकि वो जानती है कि कल रात उसने खुद की बुराई की थी सीगुन के सामने, कि सीगुन को बिल्कुल भी नहीं पसंद आई थी। नानी यहाँ पर कवर अप करने के लिए सीगुन से कहने लगती है कि नानी दिल की बुरी नहीं है, बस उसे पता नहीं है कि कौन सी बात कब कहनी है। नानी यहाँ सीगुन से कहती है कि वो नानी को हेट ना करे। तो सीगुन उसे कहता है कि मैं ऐसी खूबसूरत लड़की से नफरत कैसे कर सकता हूँ। सीगुन यहाँ नानी से उसका नंबर मांगता है और हम देख पाते हैं कि नानी ने उसके नंबर के बजाय उसकी माँ का नंबर दिया था, क्योंकि उसका नंबर तो पहले से ही सीगुन के पास है, जो कि उसने अपने ड्रीम गर्ल समझकर सेव किया है। तो अगर वो फिर से अपना नंबर सीगुन को देती तो सीगुन को शक हो जाता, इसलिए नानी ने अपनी माँ का नंबर उससे दिया था। नानी अपनी माँ को भी समझाती है कि अगर सीगुन का कॉल आए तो वो ना उठाए। इसी वक्त उसे उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है जो कि सीगुन की तरफ से था। सीगुन ने उसे कल मिलने के लिए बुलाया था। यहाँ से सीन कट होता है और अगले सीन में हम सीगुन को देखते हैं जो कि अपने क्लास में होता है। यहाँ पर सभी लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं और अपने डिजाइन के लिए बेहतरीन से बेहतरीन मॉडल को चूज कर रहे होते हैं। इसी वक्त यहाँ पर नानी आती है। नानी यहाँ पर सभी लोगों को देखकर हैरान होती है, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि यहाँ पर तो सीगुन अकेला होगा। तो सीगुन के पास जाती है और इस बारे में पूछती है। इससे पहले सीगुन कुछ कह पाता, सीगुन का फ्रेंड सीगुन से पूछता है कि ये कौन है और यहाँ पर क्या कर रही है। तो सीगुन यहाँ सबके सामने कह देता है कि ये नानी है जो कि अभी मेरी मॉडल बनने वाली है इस कंपटीशन में। ये बात सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि क्यों सीगुन जैसा टैलेंटेड फैशन डिजाइनर नानी को चूज करेगा अपने मॉडल के लिए। नानी को भी कुछ समझ नहीं आता तो सीगुन का हाथ पकड़कर सीगुन को वहाँ से लेकर जाती है। यहाँ पर सभी लोग अभी भी शॉक होते हैं कि सीगुन ने नानी को चूज किया है। सीगुन के फ्रेंड को यहाँ पर झटका लगता है और उसे याद आता है कि सीगुन ने कहा था कि जो भी उसकी मॉडल बनने वाली है वही उसके आइडल टाइप है। ये बात सुनकर वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। और दूसरी तरफ यहाँ नानी सीगुन को मना करती है मॉडल बनने के लिए और कहती है कि वो ये काम नहीं कर सकती। सीगुन उसे बताता है कि उसने ये ड्रेस उसको सोचकर बनाया है। नानी को कुछ समझ नहीं आता तो सीगुन उसे बताता है कि जब हम दोनों नेल्सन टावर पर मिले थे तब तुमने मुझे देखकर स्माइल की थी, मैंने बस उसी मोमेंट को याद करते हुए तुम्हारे लिए ये ड्रेस बनाई है। सीगुन की ये बात सुनकर नानी अभी भी कंफ्यूज होती है। वो सोचने लगती है कि वो लोग कब मिले थे नेल्सन टावर पर और कहती है कि तुम क्या कह रहे हो, मैं तो कभी तुमसे नहीं मिली वहाँ पर। सीगुन फिर से नानी से पूछता है कि क्या तुम्हें याद नहीं है कि हम दोनों वहाँ पर मिले थे। नानी को कुछ भी याद नहीं था तो सीगुन से बस इतना कहती है कि ये ड्रेस मेरे लिए नहीं बनी है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर नानी सोच ही रही होती है कि सीगुन कैसे कह सकता है कि हम दोनों नेल्सन टावर पर मिले थे, क्योंकि वो दोनों तो कभी भी नेल्सन टावर पर नहीं मिले थे। इसी वक्त हम सामने से एक लड़की को आता हुआ देखते हैं। इस लड़की को देखकर स्कूल के सभी लोग पागल हो रहे थे, क्योंकि ये लड़की बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। और हम इस लड़की का चेहरा भी देख पाते हैं। ये लड़की और कोई नहीं बल्कि वही लड़की है जिसको सीगुन नानी में देखता है, जो कि सीगुन के ड्रीम गर्ल और आइडल टाइप भी है। ये लड़की और कोई नहीं बल्कि मीजू है, जो कि नानी की बेस्ट फ्रेंड भी है, जो कि अभी पेरिस से वापस आ चुकी है। नानी यहाँ अपनी बेस्ट फ्रेंड को देखकर शॉक हो जाती है और उससे पूछने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही है, तुम तो पेरिस में थी ना। और यहाँ से हम पीछे से सीगुन को भी आता हुआ देखते हैं, जो कि नानी को ढूंढते हुए आ रहा था। सीगुन यहाँ नानी के साथ एक और लड़की को देखता है, लेकिन वो मीजू का फेस नहीं देख पाता, बस उसकी पीठ देखता है। इससे पहले कि वो नानी के पास जाता है, उसे उसकी बेस्ट फ्रेंड का कॉल आता है, जो कि उसे जल्द से जल्द मिलने के लिए बुला रहा था। सीगुन ना चाहते हुए भी अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए वहाँ से चला जाता है। और यहाँ दूसरी तरफ हम सीगुन के फ्रेंड और बाकी लोगों को देखते हैं, जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं कि क्यों सीगुन ने नानी जैसी लड़की को अपने मॉडल के तौर पर चूज किया है। यहाँ पर सभी लोग अजीब अजीब केसेस करने लगते हैं कि जरूर इसी कारण की वजह से सीगुन ने नानी को अपनी मॉडल चूज किया है। अचानक यहाँ से सीगुन आता है। सीगुन के यहाँ पर आने से सभी लोग चुप हो जाते हैं। सीगुन इनसे पूछता है कि तुम लोग तो थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे ना, अभी अचानक से चुप क्यों हो गए। मगर ये लोग कोई भी जवाब नहीं देते। सीगुन का फ्रेंड सीगुन के पास आता है, उससे पूछने लगता है कि क्या तुम सच में नानी को अपनी मॉडल बनाना चाहते हो। तो सीगुन उसे कहता है कि हाँ, मैं नानी को अपनी मॉडल बनाना चाहता हूँ, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। ये बात सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। फिर सीगुन इसे बताता है कि नानी ने मना कर दिया है, अब वो मेरी मॉडल बनना नहीं चाहती, लेकिन मैं कुछ भी करूंगा और नानी को जरूर अपनी मॉडल बनाऊंगा। ये बात सुनकर सभी लोग और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ हम नानी और मीजू को देखते हैं। नानी यहाँ फिर से मीजू से पूछती है कि तुम पेरिस से अचानक कैसे वापस आ गई, मगर मीजू इस सवाल का कोई भी जवाब नहीं देती, बस नोटिस बोर्ड पर इशारा करती है और कहती है कि मुझे नहीं पता था कि जब मैं पेरिस में होंगी तुम यहाँ पर स्कॉलरशिप भी जीत लोगी। यहाँ पर नोटिस बोर्ड में हम देख पाते हैं कि नानी ने स्कूल पर टॉप किया था और उसे स्कॉलरशिप भी मिल गई थी। मीजू यहाँ नानी से कहती है कि जब से मैं वापस आ गई हूँ तभी से मुझे मेरी मॉम के ताने सुनने मिल रहे हैं कि नानी कितनी अच्छी है और हर काम कितने अच्छे से करती है। मेरी मॉम तो तुम्हारी तारीफ करते हुए थकती नहीं है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि मीजू थोड़ी सी जेलस फील कर रही थी नानी को लेकर। भले ही नानी का चेहरा मीजू जितना खूबसूरत ना हो, लेकिन नानी बाकी चीजों में बहुत ही अच्छी थी। इसी वजह से मीजू थोड़ा सा जेलस फील कर रही है। ये चीज हम यहाँ पर नोटिस कर पाते हैं। मगर
नानी यहाँ मीजू से कहती है कि मैं पार्ट टाइम जॉब करने के लिए गई थी, लेकिन सभी लोगों ने मुझे वहाँ अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं किया क्योंकि मैं उतनी खूबसूरत नहीं हूँ। इसी वजह से मैंने सोचा कि जॉब करने से अच्छा मैं थोड़ी मेहनत करूँ पढ़ाई में, इससे मुझे स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी और मेरे स्कूल का खर्चा भी बच जाएगा। इसी वजह से मैंने पढ़ाई में मेहनत की और मुझे स्कॉलरशिप मिल गया। नानी यहाँ फिर से मीजू से पूछती है कि तुम पेरिस से अचानक वापस क्यों आ गई, वो भी बीच में? क्या पेरिस में तुम्हारे साथ कुछ हुआ है? यहाँ पर हम देख पाते हैं कि मीजू थोड़ी हिचकिचाती है, लेकिन फिर भी नानी को कोई भी जवाब नहीं देती। बस इतना पूछती है कि क्या तुम्हारे पास मेरी रेड कलर वाली डायरी है? तो नानी से बताती है कि हाँ, मेरे पास तुम्हारी वो रेड कलर वाली डायरी है। मैंने सोचा है कि जब तुम वापस आ जाओगी तब मैं तुम्हें ये दे दूंगी। मीजू को अचानक से उस डायरी के बारे में पूछता हुआ देखकर नानी मीजू से पूछती है कि क्या उस डायरी में कोई इम्पोर्टेंट चीज है? तो मीजू से कहती है कि हाँ, उस डायरी में एक इम्पोर्टेंट चीज है। उस डायरी में उस लड़के का नंबर है। यहाँ से हमें 6 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सीगुन यहाँ नैमसन टावर पर कुछ तस्वीरें खींच रहा था और तस्वीरें खींचने के बाद वो वापस जाने वाला होता है, मगर अचानक से एक लड़की से टकरा जाता है और उस लड़की के हाथ से एक रेड कलर की डायरी नीचे गिर जाती है, जो कि सीगुन उठाकर देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि मीजू है। सीगुन को ये लड़की बहुत ही ज्यादा पसंद आती है और इसी वक्त से उस लड़की को वो अपनी ड्रीम गर्ल बना लेता है। मीजू को देखते ही सीगुन मीजू से उसका नंबर पूछता है, मगर मीजू उसको देने से मना करती है और वहाँ से जाने वाली होती है, मगर फिर से सीगुन मीजू को रोकता है और अपना नंबर मीजू को देता है। मीजू यहाँ सीगुन से पूछती है कि मैं ये क्यों लूँ, तो सीगुन उसे बताता है कि शायद तुम्हें मुझे कॉल करने का मन हो, इसलिए तुम मेरा नंबर ले लो। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि मीजू भी सीगुन में इंटरेस्टेड थी, लेकिन वो प्रिटेंड कर रही थी कि उसे कोई मतलब नहीं है। सीगुन मीजू का सवाल का जवाब देते हुए उसे कहता है कि अगर तुम्हें मुझे मना करने का होता तो तुम कब का मना करके मुझे यहाँ से इग्नोर करते हुए चली जाती, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर ठहरी हुई हो, मेरी बातें सुन रही हो, इसका मतलब है कि तुम भी इंटरेस्टेड हो। ये कहकर सीगुन अपना नंबर मीजू को देता है और यहीं पर ये सीन खत्म होता है। अगले सीन में हम नानी को देखते हैं, जो कि अपनी माँ से बात कर रही होती है और अपनी माँ से पूछती है कि सीगुन ने मुझसे कहा कि हम दोनों नैमसन टावर पर मिले थे, लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं है। ये बात सुनकर नानी की माँ थोड़ी सी हैरान हो जाती है, मगर फिर नानी की माँ को याद आता है और नानी से कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सीगुन वहाँ नैमसन टावर पर अपने आइडल गर्ल यानी कि अपने ड्रीम गर्ल से मिला हो, इसीलिए वो ये सब कुछ कह रहा है तुमसे। नानी यहाँ अपनी माँ से पूछती है कि क्या ऐसा हो सकता है, तो नानी की माँ नानी को बताती है कि ऐसा तभी हो सकता है जब जिस लड़की को तुम में देखता हो रियल में हो। ये बात सुनकर नानी यहाँ अपने रिंग को देखने लगती है और सोचने लगती है कि ऐसी वो कौन सी लड़की होगी जिसको सीगुन मुझ में देखता होगा। यहाँ से भी सीन कट होता है और अगले सीन में हम सीगुन को देखते हैं, जो कि नानी के पास आता है और नानी से कहने लगता है कि ये मेरी गलती है कि मैंने तुम्हें बिना जाने तुम्हारे लिए एक ड्रेस बना दी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम दोनों और टाइम स्पेंड करें और मैं तुम्हें और अच्छी तरीके से जानूं, तभी मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी ड्रेस बना पाऊंगा। ये बात सुनकर नानी यहाँ सीगुन से कहती है कि क्या तुम अभी भी मुझे वो ड्रेस पहनाना चाहते हो? सीगुन कहता है कि मैं अभी तुम्हारे लिए एक नई ड्रेस बनाऊंगा, तब तुम डिसाइड करना है कि तुम्हें वो ड्रेस पहननी है या नहीं। अगर तुम्हें वो ड्रेस फिर भी नहीं पसंद आती तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। नानी इसके लिए मान जाती है और सीगुन उसे मिलने के लिए कल बुलाता है।